आज हमारे पास एक ऐसी कंपनी के दस्तावेज हैं जिसके प्रोडक्ट्स शायद हम सबके घरों में कहीं ना कहीं मौजूद है। मैरिको। हाँ बिल्कुल। हमारे हाथ उनकी हालिया अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट लगा है और इसमें एक बड़ी दिलचस्प लाइन है जहां कंपनी खुद कह रही है कि वो स्थिरता से उद्देश्यपूर्ण तेजी की ओर बढ़ रही है। आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदलाव का मतलब क्या है, उनके पुराने भरोसेमंद प्रोडक्ट्स इस रफ्तार में कैसे फिट होते हैं और कौन से नए दांव इस तेजी को हवा दे रहे हैं। बिल्कुल। स्थिरता से तेजी, ये सुनने में जितना आसान लगता है, किसी बड़ी कंपनी के लिए इसे कर पाना उतना ही मुश्किल होता है। हाँ, सही कहा। ये एक जहाज को शांत पानी से निकालकर तेज लहरों में दौड़ाने जैसा है, बिना उसे पलटे। आज हम इस ट्रांसक्रिप्ट के जरिए मैरिको के इंजन रूम में झांकेंगे और देखेंगे कि उनकी रणनीति क्या है। अच्छा। हम उनके सबसे मजबूत स्तंभ यानी हेयर ऑयल बिजनेस को देखेंगे और फिर उनके नए और कह सकते हैं रोमांचक दांव यानी फूड्स और डिजिटल ब्रांड्स की दुनिया को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस समंदर को समझते हैं जिसमें ये जहाज चल रहा है। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक बाजार का माहौल कैसा है? ट्रांसक्रिप्ट में स्थिर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका सीधा मतलब है कि बाजार में कोई बड़ी उथल-पुथल नहीं है। लोग धीरे धीरे ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ, और इसके पीछे दो बड़ी वजह बताई गई हैं। एक, महंगाई की दर थोड़ी कम हुई है, जिससे लोगों की जेब पर बोझ हल्का हुआ है, और दूसरा, हाल ही में जीएसटी दरों में हुई कटौती। ओह हाँ, जीएसटी कट्स। उससे कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें कम हुई हैं और लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है। कंपनी को उम्मीद है कि इन वजहों से शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में मांग धीरे धीरे पटरी पर लौटेगी। लेकिन स्थिर और धीरे धीरे सुनने में बहुत रोमांचक नहीं लगता। फिर ये उद्देश्यपूर्ण तेजी वाली बात कहाँ से आई? रिपोर्ट में प्रोजेक्ट सेतु कहते हैं। प्रोजेक्ट सेतु? हाँ, ये सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फैंसी नाम नहीं है, ये उनका तुरुप का इक्का है। इसके जरिए वे सीधे ज्यादा से ज्यादा दुकानों तक पहुंच बना रहे हैं, खासकर छोटे शहरों और गांवों में जहां असली भारत बसता है। मतलब डायरेक्ट पहुंच? डायरेक्ट पहुंच। ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है कि उनके 95% से ज्यादा प्रोडक्ट्स ने या तो बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या बनाए रखी है। बिल्कुल, और इसके पीछे प्रोजेक्ट सेतु का बहुत बड़ा हाथ है। यही वो इंजन है जो उन्हें स्थिरता से तेजी की ओर ले जाने वाला है। मतलब तेजी लाने से पहले नींव मजबूत होनी चाहिए, और शायद मैरिको की नींव उनके सबसे पुराने और भरोसेमंद ब्रांड्स हैं। चलिए उनके सबसे बड़े ब्रांड पैराशूट नारियल तेल की बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में एक चौंकाने वाली बात है, कीमतें बढ़ने के बावजूद उनकी बिक्री असल में बढ़ी है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये ब्रांड की ताकत को दिखाता है। दशकों से लोगों का इस पर इतना भरोसा है कि थोड़ी बहुत महंगाई के बावजूद वे इसे छोड़कर किसी और ब्रांड पर नहीं जाते। सही बात है। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि आगे क्या होने वाला है। नारियल यानी कोपरा की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से 25 से 30% तक गिर गई हैं। 25 से 30%? हाँ, और कंपनी ने साफ कहा है कि वो इसका फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएगी। तो मतलब पैराशूट सस्ता होने वाला है, ये तो बड़ी खबर है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी उनकी रणनीति में एक अनुशासन दिखता है। वे कीमतों में हर हफ्ते छोटी छोटी कटौती करके बाजार में कंफ्यूजन नहीं फैलाना चाहते। अच्छा। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक वे मार्च अप्रैल तक इंतजार करेंगे, जब उन्हें कोपरा की नई फसल और कीमतों की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। फिर वे बाजार का सही अंदाजा लगाकर एक ही बार में एक बड़ी और सार्थक कटौती करेंगे। ये एक बहुत सोची समझी चाल है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है? अगर वो सही समय का इंतजार करते रहे और उनके कॉम्पिटिटर्स ने पहले ही दाम कम कर दिए, तो क्या वो मार्केट शेयर नहीं खो देंगे? ये एक वाजिब चिंता है, और यहीं पर ब्रांड की विरासत काम आती है। मैरिको के ग्राहक वफादार हैं। वो कुछ हफ्तों के लिए किसी सस्ते विकल्प पर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि क्वालिटी और भरोसे के मामले में पैराशूट का कोई मुकाबला नहीं। मैरिको इस वफादारी पर दांव लगा रही है। मतलब शॉर्ट टर्म से ज्यादा लॉन्ग टर्म पर ध्यान है। बिल्कुल। वे एक शॉर्ट टर्म रेस जीतने के बजाय लंबी अवधि में ग्राहकों का भरोसा बनाए रखना चाहते हैं। समझ गया। ये तो ही नारियल तेल की बात, लेकिन उनके दूसरे हेयर ऑयल्स का क्या? ट्रांसक्रिप्ट में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स या VAHO। VHO, हाँ। ये क्या होते हैं? मतलब इनमें ऐसा क्या खास वैल्यू है? इसका मतलब है वो हेयर ऑयल्स जो सिर्फ बालों को पोषण देने के अलावा भी कुछ करते हैं, जैसे आंवला तेल जो बालों को मजबूत करने का दावा करता है, या ठंडा ठंडा कूल ऑयल जो सिर दर्द में राहत देता है। अच्छा, वो सब। एंटी डैंड्रफ ऑयल? हाँ, एंटी डैंड्रफ ऑयल। ये प्रीमियम कैटेगरी है, और ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक
इस सेगमेंट में मैरिको ने शानदार वापसी की है। शानदार वापसी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस सेगमेंट में उनकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 30% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। 30%? इस जैसे भीड़ भाड़ वाले बाजार में ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। जहां हर दूसरी कंपनी अपना आंवला या बादाम तेल बेच रही है, वहां इतना बड़ा हिस्सा हासिल करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और इसका एक बड़ा श्रेय फिर से उसी प्रोजेक्ट सेतु को जाता है। अच्छा, यहाँ भी? हाँ, वे इन प्रीमियम तेलों को अब छोटे छोटे शहरों और गांवों के दुकानों तक पहुंचा पा रहे हैं, जहां पहले ये आसानी से नहीं मिलते थे। लोग इन्हें चाहते तो थे, लेकिन ये उपलब्ध नहीं थे। प्रोजेक्ट सेतु ने उस दूरी को खत्म कर दिया है। कंपनी इस सेगमेंट में दोहरे अंकों की वृद्धि को लेकर इतनी आश्वस्त है कि ये उनकी भविष्य की ग्रोथ का एक अहम हिस्सा बनने वाला है। तो हेयर ऑयल में तो कहानी साफ है, अपने पुराने किले को और मजबूत करना और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत से नए इलाके जीतना। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट का इशारा है कि असली तेजे और असली जंग अब एक नए मैदान में लड़ी जा रही है। लोगों की खाने की प्लेट में। हाँ, लोगों की खाने की प्लेट में मैरिको फूड्स में एक बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। हाँ, और यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। ट्रांसक्रिप्ट में एक ईमानदार स्वीकारोक्ति है। अच्छा। उन्होंने माना कि मुनाफा सुधारने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपने सफोला फूड्स पोर्टफोलियो की ग्रोथ को कुछ समय के लिए धीमा किया है। उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे मेयोनीज और पीनट बटर के कुछ वेरिएंट्स को पोर्टफोलियो से हटाया है, जिनसे उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या इससे ये संकेत नहीं मिलता कि उन्होंने शुरुआत में बिना सोचे समझे विस्तार किया था? क्या ये एक तरह से अपनी पिछली गलती को सुधारना नहीं है? आप इसे उस नजरिए से भी देख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक समझदार और सीखने वाली कंपनी की निशानी है। तेजी से बढ़ते हुए बाजार में कई बार कंपनियां हर तरफ हाथ पैर मारती हैं, लेकिन असली परिपक्वता तब आती है जब आप रुक कर देखते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। ये एक तरह का अनुशासित विस्तार है। अनुशासित विस्तार? अब उनका पूरा ध्यान मुनाफे के साथ बिजनेस को बढ़ाने पर है और उन्हें उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में वे फिर से दोहरे अंकों की दमदार ग्रोथ पर लौट आएंगे। और उसी फूड्स बिजनेस में उन्होंने एक नया दांव भी खेला है। 4700 BC नाम के एक ब्रांड में रणनीतिक निवेश किया है। ये नाम तो बड़ा अजीब है, ये क्या चीज है? ये बहुत आकर्षक है। 4700 BC एक प्रीमियम स्नैकिंग ब्रांड है जो खास तौर पर अपने गौरमे पॉपकॉर्न के लिए जाना जाता है। पॉपकॉर्न? हाँ, लेकिन वे सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं बनाते, वे मखाना और एवोकाडो तेल से बने नाचोस जैसी अनोखी चीजें भी बनाते हैं। ये मैरिको के पोर्टफोलियो में एक बहुत जरूरी खाली जगह को भरता है। कैसे? जहां सफोला सेहतमंद हेल्दी फूड्स के लिए है, वहीं 4700 BC बेटर फॉर यू स्नैक्स के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो स्वाद से समझौता किए बिना कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं। तो ये प्रीमियम पॉपकॉर्न और नाचोस मिलते कहाँ हैं? यही तो मजेदार बात है। ये आपके लोकल सिनेमा हॉल वाला पॉपकॉर्न नहीं है। अच्छा। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक अगर आप इतिहाद, कतर या एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस के बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं या वंदे भारत ट्रेन में हैं, तो आपको यही पॉपकॉर्न मिलता है। वाह, मतलब ये पहले से ही एक प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर स्थापित है। मैं तो सोच रहा था कि ये सिर्फ पीवीआर में मिलता होगा। नहीं। तो मैरिको का प्लान इसे वंदे भारत से उतारकर हर घर के किराना स्टोर तक ले जाना है? बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। अभी तक इसकी ज्यादातर बिक्री ऑनलाइन या ऐसी संस्थाओं के जरिए ही होती है। मैरिको के लिए सबसे बड़ा अवसर है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत का इस्तेमाल करके इसे आम रिटेल स्टोर्स तक पहुंचाना। और यहीं पर फिर से प्रोजेक्ट सेतु का जादू चलेगा? बिल्कुल, उनका लक्ष्य साफ है, अगले 3 साल में इस ब्रांड के रेवेन्यू को 3 गुना करना। किराना स्टोर्स की बात तो हो गई, लेकिन आज की दुनिया में एक और बड़ी दुकान है, हमारा फोन। हाँ, एक खास रणनीति है। सोचिए, जैसे कोई जौहरी छोटी छोटी लेकिन खूबसूरत और असली मोतियों को चुनकर एक माला बनाता है, वैसे ही मैरिको छोटे तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल ब्रांड्स को खरीदता है और फिर अपनी मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट की ताकत से उन्हें बड़ा बनाता है। ये रातों रात कोई बहुत बड़ी कंपनी खरीदने के बजाय भविष्य के सितारे खुद तैयार करने जैसा है। तो इस माला में कौन कौन सी मोतियां हैं? ट्रांसक्रिप्ट में प्लिक्स और ट्रू एलिमेंट्स जैसे ब्रांड्स का जिक्र है। प्लिक्स न्यूट्रास्यूटिकल्स में है, यानी प्लांट बेस्ड प्रोटीन और विटामिन सप्लीमेंट्स। अच्छा, हेल्थ सप्लीमेंट्स। हाँ, और ट्रू एलिमेंट्स हेल्दी ब्रेकफास्ट और स्नैक्स बनाता है। ये वो ब्रांड्स हैं जो सीधे आज के नौजवान स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ता से बात करते हैं।
मैरिको को उम्मीद है कि ये पूरा डिजिटल बिजनेस जल्द ही 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू हासिल करेगा और कुछ सालों में मुनाफे में भी आ जाएगा। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, पैराशूट की मजबूती, फूड्स में नया और अनुशासित दांव और ये डिजिटल मोतियां, तो स्थिरता से उद्देश्यपूर्ण तेजी वाली कहानी की पूरी तस्वीर कैसी बनती है? तस्वीर बहुत साफ बनती है। पहले बात, उनका मुख्य बिजनेस यानी हेयर ऑयल एक मजबूत चट्टान की तरह है। ये उन्हें स्थिरता और कैश फ्लो देता है जिससे वे नए दांव खेल सकते हैं। सही। दूसरी और सबसे जरूरी बात है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत यानी प्रोजेक्ट सेतु। ये वो धागा है जो उनकी पुरानी और नई दोनों रणनीतियों को एक साथ पिरोता है। मतलब ये हर जगह काम आ रहा है? हर जगह। ये उनके प्रीमियम हेयर ऑयल्स को भी गांव तक पहुंचाता है और 4700 BC जैसे नए ब्रांड को भी। ये उनका असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और उनके नए वेंचर्स? उनके नए वेंचर्स खासकर फूड्स और डिजिटल में बहुत सोचे समझे कदम है। सफोला फूड्स में रफ्तार धीमी करना दिखाता है कि वे सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं भागे हैं बल्कि एक मजबूत मुनाफे वाला बिजनेस बनाना चाहते हैं। और 47GC जैसा अधिग्रहण दिखाता है कि वे सिर्फ रेवेन्यू नहीं खरीद रहे हैं बल्कि रणनीतिक रूप से अपने पोर्टफोलियो की खामियों को उच्च क्षमता वाले ब्रांड से भर रहे हैं। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो अपनी जड़ों को मजबूत रखते हुए भविष्य की ओर आत्मविश्वास से देख रही है। ये वाकई एक ऐसी कंपनी की स्पष्ट तस्वीर है जो बदलावों के दौर से गुजर रही है लेकिन जिसका हर कदम सोचा समझा है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, स्थिरता से उद्देश्यपूर्ण तेजी की ओर। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक दिलचस्प विचार के साथ छूट जाती है। ट्रांसक्रिप्ट में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि जीएसटी में कटौती कैसे परिवर्तनकारी है, क्योंकि ये एस्पिरेशनल मतलब वो प्रोडक्ट्स जो लोग खरीदना चाहते हैं, जो थोड़े महंगे और प्रतिष्ठित माने जाते हैं, उनको ये ज्यादा लोगों के लिए किफायती बनाती है। अच्छा, तो इसके क्या मायने? और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे भारत की आमदनी बढ़ रही है और जीएसटी जैसी चीजों से प्रीमियम प्रोडक्ट सस्ते हो रहे हैं, मैरिको जैसी कंपनियों की असली लड़ाई किससे है? क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर या डाबर जैसी दूसरी बड़ी कंपनियों से? या फिर उस छोटे अनब्रांडेड तेल या स्नैक्स से जो हर मोहल्ले की दुकान पर मिलता है? ये अर्निंग्स कॉल साफ बताती है कि मैरिको अपना सबसे बड़ा दाव दूसरे वाले पर लगा रही है, यानी पूरे भारत को अनब्रांडेड से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की दुनिया में लाने पर।